मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 के बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। उसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसका? नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? देखिए, उद्दीपन पहला टॉपिक है। उद्दीपन स्टिमुली ये क्या होता है? पर्यावरण में होने वाले वे सभी परिवर्तन जिनके प्रति जीव जो है रिएक्ट करती है यानी अनुक्रिया करती है, उद्दीपन कहलाते हैं। यानी पर्यावरण में होने वाले वे सभी परिवर्तन जिनके प्रति जीव जो है अनुक्रिया यानी रिएक्ट करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे गर्मी, ठंड, प्रकाश, स्पर्श। गर्मी हो, ठंड हो, प्रकाश हो या स्पर्श हो, ये सारे एक्टिविटी जिनके प्रति जीव जो है रिएक्ट करते हैं उन्हें ही उद्दीपन कहा जाता है। अब अनुक्रिया क्या है? तो उद्दीपन के प्रति जीव द्वारा किया गया कार्य या प्रतिक्रिया, यही अनुक्रिया है। यानी उद्दीपन स्टिमुली के प्रति जीव द्वारा जो किया गया रिफ्लेक्स है, मतलब कार्य है। उद्दीपन के प्रति जीव द्वारा किया गया कार्य या प्रतिक्रिया ही अनुक्रिया कहलाता है। सभी बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक होता है, जिसे समन्वय कहते हैं। यानी सभी बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की विभिन्न क्रियाओं के बीच तालमेल जो है बिठाना आवश्यक होता है, जिसे समन्वय कहा जाता है। समन्वय क्या होता है? यानी तालमेल बिठाने को ही समन्वय कहा जाता है। जंतुओं में यह तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा किया जाता है। यानी जंतु में क्या चीज़ यूज़ होगा तालमेल यानी समन्वय बिठाने में? तो जंतुओं में यह तंत्रिका तंत्र और हार्मोन द्वारा किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा ये नियंत्रण और समन्वय होता है। पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में, जो हमारे बॉडी में नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। तो तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। कार्य क्या है इसका? तो फंक्शन क्या है? तो सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में द्रुमिका से ग्रहण करना और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन से होते हुए आगे भेजना। कार्य क्या है? कि सूचनाओं को पहले वो विद्युत आवेग के रूप में द्रुमिका से ग्रहण कर लेगा और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन से होते हुए आगे उसको भेज देगा। अब दूसरा जो पढ़ना है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान है उसे ही सिनेप्स कहते हैं। यहाँ विद्युत आवेग रासायनिक संकेतों में बदलकर अगली कोशिकाओं तक पहुँचते हैं। सिनेप्स क्या होता था? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का खाली स्थान होता था और यहाँ विद्युत आवेग जो है रासायनिक संकेतों में बदलकर अगली कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या है? किसी उद्दीपन के प्रति जो तेज, अचानक और अनैच्छिक अनुक्रिया होती है, बिना सोचे समझे ये होती है, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। किसी उद्दीपन के प्रति तेज, अचानक और अनैच्छिक अनुक्रिया जो होती है, जो बिना सोचे समझे हम एकाएक कर लेते हैं, उसे ही प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा? जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हटाना, ये आप खुद से नहीं करते हैं, सोच समझ के नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक ये हो जाता है। यानी अनैच्छिक अनुक्रिया है, ये आप सोच समझ के नहीं करते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का तुरंत हटाना, ये हम लोग सोच समझ के नहीं करते हैं, ये अपने आप हो जाता है। अब है प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होता है? वह मार्ग जिस पर प्रतिवर्ती क्रिया का आवेग गमन करता है, यानी ग्राही अंग से फिर संवेदी तंत्रिका, फिर मेरुरज्जु और प्रेरक तंत्रिका, उसके बाद कार्यकारी अंग। यानी प्रतिवर्ती चाप वो होगा
वह मार्ग जिस पर प्रतिवर्ती क्रिया का आवेग गमन करता है, इसे ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें जो पहले है वो ग्राही अंग, उसके बाद संवेदी तंत्रिका होगा, फिर आता है मेरुरज्जु, उसके बाद होगा प्रेरक तंत्रिका, फिर पांचवा जो होगा वो कार्यकारी अंग होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में जानना है। और दूसरा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी PNS, ये क्या है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका होती है, उनके ही बारे में जानने को परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानना है। अब मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क यानी ब्रेन क्या है और कैसे वर्क करता है? तो मस्तिष्क जो है सभी क्रियाओं के समन्वय का मुख्य केंद्र है। मेन सेंटर जो है यही है। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का, कोऑर्डिनेशन का मुख्य केंद्र है और यह खोपड़ी यानी क्रेनियम में सुरक्षित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट है, इसीलिए ईश्वर ने इसे खोपड़ी यानी क्रेनियम में सुरक्षित रखा हुआ है और हमारे बॉडी का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जा सकता है। भाग और कार्य देखते हैं मस्तिष्क का। तो पहले भाग होगा फिर कार्य होगा। पहला जो है अग्र मस्तिष्क है। पहला पार्ट इसमें मस्तिष्क 3 प्रकार के होंगे। एक अग्र मस्तिष्क होगा, दूसरा अनुमस्तिष्क होगा, तीसरा होगा मेडुला। तो फर्स्ट जो अग्र मस्तिष्क है जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, तो इसका कार्य क्या है? सोचना, ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक मतलब सोच समझ के जो करते हैं, और संवेदी सूचनाएं जैसे सुनना, देखना, सूंघना, ग्रहण करना, ये सारी क्रियाएं जो है अग्र मस्तिष्क करता है। यानी अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन क्या क्या करेगा? तो सोचना, ऐच्छिक क्रियाएं जो सोच समझ कर करते हैं, संवेदी सूचनाएं जैसे सुनना, देखना, सूंघना, ग्रहण करना, ये सारे अग्र मस्तिष्क करते हैं। दूसरा है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या कौन सा कार्य करेगा? सेरेबेलम बोलते हैं इसको। पश्चिम मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। अब देखिए इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर की मुद्रा यानी पोस्चर तथा संतुलन बनाना, फिर ऐच्छिक क्रियाओं का परिशुद्धि करना जैसे पेंसिल उठाना या कोई और भी वर्क इसी तरह का। तो जो भी हमारे बॉडी का वर्क है ना, अनुमस्तिष्क उसमें शरीर की मुद्रा यानी पोस्चर बना के रखता है तथा संतुलन बनाने में मदद करता है, और ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना जैसे पेंसिल उठाना इस टाइप का कार्य में हमारा सहयोग करता है। अब मेडुला के बारे में देखते हैं। तीसरा जो है मेडुला है, पश्चिम मस्तिष्क का ही एक भाग है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक मतलब जो बिना सोचे समझे हम लोग करते हैं, तो ये अपने आप होने वाला क्रिया है, वो सारा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे रक्तदाब, हृदय गति, उल्टी, ये सारा बिना सोचे समझे मतलब ऑटोमेटिक होता है प्रोसेस। रक्तदाब को हम तो नियंत्रण नहीं करते हैं, सोच समझ के हम ब्लड प्रेशर ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, यानी ये अनैच्छिक क्रियाओं में आ जाएगा। और हृदय गति को हम बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते और चला भी नहीं सकते। तो ये सारे अनैच्छिक क्रियाओं का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसको संभालेगा कौन? तो मेडुला। अब आते हैं अंतःस्रावी तंत्र पे। अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या होता है? तो यह तंत्र हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों द्वारा नियंत्रण और समन्वय करता है। मतलब अंतःस्रावी तंत्र क्या है? तो यह तंत्र जो है हार्मोन नामक रासायनिक संदेश वाहकों द्वारा नियंत्रण और समन्वय करता है। हार्मोन क्या होता है? तो ये रसायन जो हैं सीधे रक्त में स्रावित होते हैं और शरीर के दूरस्थ भाग में स्थित जो लक्ष्य अंग है पर कार्य करते हैं। हार्मोन क्या होता है? यह रसायन सीधे रक्त में स्रावित हो जाते हैं और शरीर के दूरस्थ भाग में स्थित लक्ष्य अंग यानी टारगेट ऑर्गन जो होता है पर कार्य करते हैं। अब आइए इनको डिटेल से देखते हैं। ग्रंथि कौन सी है, हार्मोन कौन सा रिलीज करेगा और उनके कार्य क्या हैं। तो पहली हमारी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जिससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। और कार्य क्या होंगे? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियंत्रण करता है।
तो ये तो था पहला थायराइड ग्रंथि। अब दूसरा है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये करेगा क्या, तो सॉरी हार्मोन कौन सा निकलेगा, तो वृद्धि हार्मोन निकलता है इससे। और काम क्या होगा, तो इसका वर्क क्या है कि शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि बाकी सारे ग्रंथि को एक तरह से कंट्रोल करने का कार्य भी ये करता है। तीसरा है हमारा अग्नाशय, पेनक्रियाज। इससे हार्मोन कौन सा निकलेगा, तो इंसुलिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन डायबिटीज़ से रिलेटेड है, आप इसको याद रखिएगा। अग्नाशय जो है पेनक्रियाज, हार्मोन यानी इंसुलिन इससे निकलेगा। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो इंसुलिन। अब कार्य क्या होगा, तो रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और इसी की कमी होती है ना तो मधुमेह हो जाता है। ये अभी जस्ट बता रहे थे कि अग्नाशय जो है पेनक्रियाज, उससे हार्मोन कौन सा निकलेगा, तो इंसुलिन निकलेगा। और इसके कार्य क्या होंगे, तो रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है और अगर कमी होती है इसकी तो मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। अब 4 में देखते हैं, वृषण यानी टेस्टिस पुरुष में होता है। इससे कौन से हार्मोन निकलेंगे, तो टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। इससे टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है और ये कार्य क्या होगा, तो युवा अवस्था से संबंधित परिवर्तन जो हमारे बॉडी में होता है, पुरुषों में होता है, वो कार्य करता है। अब 5वां हमारा क्या है, अंडाशय, ओवरी जो महिलाओं में होता है। और हार्मोन कौन सा निकलेगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन निकलता है। यानी अंडाशय, ओवरी जो महिला में होता है उससे हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन निकलता है। कार्य क्या होगा, तो युवा अवस्था से संबंधित परिवर्तन जो होता है ना, इनमें ये योगदान करता है। इसके बाद है अधिवृक्क, एड्रीनल ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं। हार्मोन कौन सा निकलेगा, तो एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है और कार्य क्या होगा, तो लड़ो और भागो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन निकलता है और आपातकाल में शरीर को तैयार करता है। यानी अधिवृक्क एड्रीनल जो है वो उससे एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है और कार्य क्या होगा, तो लड़ो और भागो हार्मोन और आपातकालीन में शरीर को तैयार करना, इस तरह से इसका कार्य होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो पादपों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जैसे मनुष्य में, जंतु में तंत्रिका तंत्र होते हैं, वो पादपों में नहीं होता है। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। समन्वय जो है तब कैसे होगा, समन्वय केवल रासायनिक साधनों यानी पादप हार्मोन द्वारा होता है। यानी तंत्रिका तंत्र तो है नहीं, तो समन्वय करेगा कौन, तो रासायनिक साधनों यानी पादप हार्मोन द्वारा ये काम होता है। अब आइए पढ़ते हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या है, पादप गति। तो प्लांट का मूवमेंट ये देखते हैं। तो वृद्धि पर निर्भर न करने वाली गति यानी अनरिलेटेड टू ग्रोथ, मतलब पादप में गति जो है वृद्धि पर निर्भर न करने वाली गति के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण क्या है, जैसे छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट में छुई मुई का जो पौधा है, पौधे की पत्तियों को छूने पर सिकुड़ते हैं, तो ये उसका उदाहरण होगा। यानी वृद्धि पर निर्भर न करने वाली गति जो वृद्धि में कोई सहयोग नहीं करती है। ठीक है, तो उदाहरण क्या है इसका, छुई मुई जो पौधे होती हैं उसकी पत्तियों को छूने पे वो सिकुड़ जाती है, इस टाइप का। अब कारण क्या है इसका, तो कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन होता है, जल की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। कारण क्या है कि कोशिकाओं की आकृति में परिवर्तन होगा जो कि जल की मात्रा में भी परिवर्तन करता है। अब जो है इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेकेंड इसका, तो वृद्धि पर निर्भर गति। पहला तो पढ़े थे हम लोग वृद्धि पर जो निर्भर नहीं करती थी गति, अनरिलेटेड टू ग्रोथ था। अब दूसरा है वृद्धि पर जो निर्भर करती है गति यानी रिलेटेड टू ग्रोथ। ये गतियाँ अनुवर्तन यानी ट्रॉपिज्म कहलाती है। जो ऐसी गतियाँ जो पादपों में होती है यानी वृद्धि पर निर्भर करने वाली गतियाँ ही अनुवर्तन कहलाती है, जो किसी उद्दीपन की दिशा में या उसके विपरीत होती है। किसी उद्दीपन के दिशा में या उसके विपरीत होगी, ऐसे गतियाँ अनुवर्तन कहलाती है, ट्रॉपिज्म कहते हैं। अनुवर्तन, ट्रॉपिज्म देखते हैं चार्ट में। अनुवर्तन कैसा है, फिर उद्दीपन कैसा होगा इसका, और गमन की दिशा क्या होगी। प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म, इसके लिए उद्दीपन प्रकाश चाहिए और
उद्दीपन में प्रकाश होगा और गमन की दिशा क्या होगी, तो तना प्रकाश की ओर यानी धनात्मक, और जड़ जो है प्रकाश से दूर यानी ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है। यानी प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म क्या है, उद्दीपन के लिए प्रकाश चाहिए और गमन की दिशा क्या होगी, तो तना जो है वो प्रकाश की ओर यानी धनात्मक होगी, धनात्मक उसका ग्रोथ होगा, और जड़ जो है प्रकाश से दूर यानी ऋणात्मक ग्रोथ होगा। अब यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म है। तो जियोट्रॉपिज्म ये तो पहला था, अब दूसरा जियोट्रॉपिज्म है। गुरुत्वाकर्षण उद्दीपन के लिए जो जिम्मेदार है वो गुरुत्वाकर्षण है, और गमन की दिशा क्या होगी, तो जड़ नीचे की ओर यानी धनात्मक, और तना जो है ऊपर की ओर यानी ऋणात्मक। जड़ और तना, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा एक दूसरे का अपोजिट मूवमेंट करता है, यानी जड़ अगर नीचे जा रही है तो तना ऊपर जाता है। अब तीसरा जो है वो है जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रोपिज्म। ये क्या होगा, इसके लिए उद्दीपन के लिए जल चाहिए, और गमन की दिशा क्या होगी, तो जड़ का जल की ओर वृद्धि करना। जड़ जो है नीचे की ओर जहाँ से जल मिलता है उधर ही वृद्धि करते हैं। अब चौथा क्या है हमारा, रसानुवर्तन यानी केमोट्रोपिज्म। इसके उद्दीपन के लिए रसायन चाहिए, और पराग नली, इसका जो गमन की दिशा होगी वो होगी पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना। यानी रसानुवर्तन केमोट्रोपिज्म में उद्दीपन के लिए रसायन चाहिए, और गमन की दिशा क्या होगी, तो पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये उसकी गमन की दिशा होगी। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं इसको। हार्मोन क्या होगी, मुख्य कार्य क्या होंगे, देखते हैं। पहला हार्मोन जो पादप हार्मोन है वो ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या करता है, तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। प्रकाशानुवर्तन, जो भी जस्ट पढ़े थे प्रकाशानुवर्तन, उसमें भी सहायक होता है। तो ऑक्सीन क्या करेगा, तो मुख्य कार्य है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा और प्रकाशानुवर्तन में सहायक होगा। दूसरा हार्मोन, पादप हार्मोन जो है वो क्या है, जिबेरेलिन। जिबेरेलिन क्या करता है, तो तने की वृद्धि में सहायक होता है। तने का वृद्धि कौन करवाएगा, तो जिबेरेलिन करवाएगा। तीसरा हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा, तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। फलों बीजों में अधिकता होती है, यानी साइटोकाइनिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो फल और बीजों में होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और साइटोकाइनिन का काम क्या है, तो मुख्य कार्य क्या है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब फोर्थ जो है वो है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, तो एब्सिसिक एसिड वृद्धि संदमक यानी ग्रोथ इनहिबिटर होता है। पत्तियों का मुरझाना और पतझड़ यानी वृद्धि को इनहिबिट करता है, यानी ग्रोथ को इनहिबिटर करता है। वृद्धि संदमक कहते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर होता है, और पत्तियों का मुरझाना और पतझड़ इसी के कारण से होता है। इसके मुख्य कार्य में कौन होते हैं। ये तो था टोटल इस चैप्टर का टॉपिक। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग केयरफुली, सब्सक्राइबिंग अगेन एंड अगेन। थैंक्स फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।